हेलो एवरीवन, दिस इज अमनप्रीत सिंह एंड यू आर वाचिंग टेक्नोलॉजिक्स। उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोग अपने घर पर होंगे और सेफ होंगे, बिकॉज ये जो कोविड-19 की वेव चल रही है बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो इसमें अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, घर पे रहें, नियमित सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, मास्क अगर बाहर निकलते हैं तो मास्क पहने बिना मत निकलें। तो गाइज लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पावर सप्लाई के बारे में डिस्कस किया था। रदर हमने एक पावर सप्लाई डिज़ाइन करी थी। तकरीबन 3 वीडियोस की एक सीरीज थी जिसमें हमने कंप्लीट पावर सप्लाई को कवर किया है, जिसमें हमारे पास 1 से लेके 30 वोल्ट तक की वोल्टेज वेरिएशन है और साथ ही में 0 से लेके 10 एम्पियर तक की करंट वेरिएशन भी है। उम्मीद है गाइज वो वीडियोस आपको पसंद आई होंगी। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, वहां से आप देख सकते हैं, या फिर आप इस आई बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं। गाइज आज का जो मेरा टॉपिक है ये बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक है। मेरे को बहुत सारे कमेंट्स भी आए हैं जिसमें मैंने देखा है कि लोग इन्वर्टर्स के बारे में पूछ रहे हैं कि इन्वर्टर बना के दिखाएं, इन्वर्टर कैसे काम करता है। तो गाइस आज मैं एक स्क्वायर वेव इन्वर्टर के ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। बहुत ही कॉमन इन्वर्टर सर्किट है, बहुत ही बेसिक सा सर्किट है। हाँ, बट मैं बोलता हूँ कि ये डेफिनेटली बहुत हाई फाई इन्वर्टर नहीं होगा। अगर आप खुद बनाएंगे इसे तो इजीली बना सकते हैं, बट हैवी ड्यूटी लोड से नहीं चलाएंगे। तो बहुत सारी वीडियोस में मैंने देखा भी है कि सेम सर्किट बना के वहाँ पे लिखा होता है 1000 वॉट इन्वर्टर है, 600 वॉट इन्वर्टर है, बट एक्चुअली गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है। एक नॉर्मल सा इन्वर्टर है जिसको आप एज अ प्रोजेक्ट बना सकते हैं। 60 टू 100 वॉट तक ये आपको पावर दे सकता है। 100 भी पूरा नहीं देता है तो मैं तो बोलूँगा सिर्फ 60 वॉट तक ये पावर देगा। सेम सर्किट आपको बहुत सारे वीडियोज़ में 1000 वॉट के नाम से भी मिल जाएगा, बट एक्चुअल में जब आप उसको बनाओगे तो वो वर्क नहीं करेगा। ये वर्क करेगा अराउंड 60 वॉट तक, बिकॉज ये डिपेंड करता है ट्रांसफार्मर के ऊपर। जो हम ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे हैं उसकी पावर रेटिंग क्या है। तो मोस्ट ऑफ वीडियोस में जहाँ तक मैंने देखा है 12012 5 एम्पियर का ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है, तो उससे जो मैक्सिमम पावर आती है वो 60 वॉट की आती है। तो आई डोंट थिंक सो कि उससे इससे ज़्यादा पावर का इन्वर्टर बन सकता है। तो गाइज इस वीडियो को ध्यान से देखें, कॉन्सेप्ट को समझें। अगर आपके कुछ भी सजेशंस हों या फिर कुछ भी आप बताना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस इन्वर्टर सर्किट का जो सबसे मेन कंपोनेंट है वो है एक मल्टी वाइब्रेटर आईसी जिसका नंबर है CD4047। तो सबसे पहले तो हम वो आईसी यहाँ पे बना लेते हैं। ये आईसी का स्ट्रक्चर मैंने बना लिया है। 14 पिन आईसी है ये। हमने मे बी और भी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें इस आईसी को यूज़ करके इन्वर्टर बनाया जाता है। तो उन वीडियोस में इस आईसी की कुछ पिन्स को कॉमन कर दिया जाता है, बट ये नहीं बताया जाता कि इन पिन्स को कॉमन किया क्यों गया है। तो वो मैं आज आपको बता रहा हूँ। ये आईसी है जो ये दो तरीके से काम करता है। या तो ये अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर की तरह काम कर सकता है या फिर ये मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर की तरह काम कर सकता है। तो इन्वर्टर सर्किट में हम इसको यूज़ करते हैं एज अ अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो अस्टेबल फॉर्म में यूज़ करने के लिए इसकी जो पिन्स हैं उनको कॉमन किया जाता है। और वो पिन कौन कौन सी होती हैं, इस साइड से अगर आप देखें 4, 5 और 6, इनको कॉमन करके कनेक्ट कर दिया जाता है VCC के साथ जो कि 40 नंबर पिन है। और 7, 8, 9 और 12 इनको आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है। इनको हम ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं। तो अगर हम देखें तो हमारे पास अभी ये 4 पिन तो ऐसे ही रिजर्व हो गई इस साइड की और 4 इस साइड से। टोटल 8 पिन तो हमारी इसमें ही यूज़ होगी। 14 में से 8 पिन ये यूज़ होगी। तो हमारे पास जो आखिरी बची हैं अभी सिर्फ 6 पिन बची हैं जिनके हमें कनेक्शंस बनाने हैं। उसमें से भी एक पिन हमारी खाली रहती है, 30 नंबर पिन ये खाली रहती है, इसको हम यूज़ ही नहीं करते हैं। तो बाकी की 5 पिन हैं, उनमें से 3 पिन हैं हमारी यहाँ पे 1, 2, 3 जो कि फ्रिक्वेंसी कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ करते हैं। बिकॉज जब हम अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर की तरह इसको यूज़ कर रहे हैं तो ये 50% ड्यूटी साइकिल की 2 स्क्वायर वेव्स आपको जनरेट करके देगा। तो इसकी जो आउटपुट होगी वो 11 और 10 इन दोनों पिन से आउटपुट आएगी। तो यहाँ से हमारे पास 50% ड्यूटी साइकिल की 2 स्क्वायर वेव्स आती हैं। 50% ड्यूटी साइकिल 11 वाली का होगा, 50% 10 वाली का होगा। जब आपकी 11 वाली जो पल्स है वो हाई होगी तो जो 10 वाली है वो लो होगी। और जैसे ही
ये लो हो जाएगी, ये हाई हो जाएगी। ऐसे ही इसके हाई होते, एक लो और एक हाई, इस तरीके से आपका चलेगा। जिस टाइम के लिए ये 0 है ये 1 है, जब ये 0 है तो ये 1 है, तो ये आपकी 11 है, ये 10 है। इस तरीके से 2 पल्स ट्रेन्स आपको जनरेट करके देता है। तो वो जनरेट होती हैं यहाँ पे लगे फ्रिक्वेंसी कंट्रोल सर्किट के साथ। वो कैसे बनता है? पिन नंबर 2 और 3 के बीच में हम एक वेरिएबल रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, बिकॉज ये आपका सेट करता है कि आपकी जो ये पल्स ट्रेन है इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी हो, 1 सेकंड में कितनी हाई पल्सेस आपको मिलें। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम एक 1 मेगा ओहम का वेरिएबल यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। इसको आप देख सकते हैं बहुत सारी वीडियोज़ में चेंज भी होगा, 50 के किसी ने कनेक्ट किया है, 100 के कनेक्ट कर दिया, 500 के कनेक्ट कर दिया, बट एक्चुअल में इसको ऑब्टेन करने के लिए प्रॉपर अगर हमें चाहिए तो ये 1 मेगा ओम तक जा सकता है। इसके बीच में हम कहीं भी सेट कर सकते हैं जहाँ पे हमें 50 हर्ट्ज़ की हमें पल्स मिल जाए। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ जो कि 2 और 3 नंबर पिन के बीच में मैंने कनेक्ट कर दिया। एक पिन आप इसका खाली छोड़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और 1 और 3 के बीच में एक कैपेसिटर भी यूज़ किया जाता है जो कि एक्चुअल में फ्रिक्वेंसी को कंट्रोल करता है। उस कैपेसिटर की जो वैल्यू है वो भी कैलकुलेट होती है। यहाँ पे अगर इस आईसी की आप डाटा शीट देखें तो उसमें लिखा होगा कि अगर आप इससे 1 से लेके 10 हर्ट्ज़ तक की आप फ्रिक्वेंसी जनरेट करवाना चाहते हैं तो आप वहाँ पे यूज़ करेंगे 1 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर। और अगर आप 10 हर्ट्ज़ से लेके 1 किलो हर्ट्ज़ तक जनरेट करवाना चाहते हैं तो वहाँ पे यूज़ होगा 0.1 माइक्रोफैरड का। तो हमारी जो रेंज है 50 हर्ट्ज़ वो 10 से लेके 1 किलो हर्ट्ज़ के बीच में लाई कर रही है, तो हम ये 0.1 माइक्रोफैरड यूज़ करेंगे। इसको कनेक्ट करना है 1 और 3 नंबर पिन के बीच में। तो यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि ओवरलैपिंग जो लाइंस है वो आपको क्लियर रहें। ये एक पॉइंट 3 के साथ कनेक्ट हो गया और दूसरा 1 के साथ कनेक्ट हो गया। और इस कैपेसिटर की जो वैल्यू है ये है 0.1 माइक्रोफैरड। अगर नॉर्मल कोड्स में देखें तो ये 104 वाला आपका कैपेसिटर है, सेरामिक कैपेसिटर जिसके ऊपर 104 लिखा होता है। और ये जो रेजिस्टर है ये 1 मेगा ओम का वेरिएबल है। ये सर्किट हमारा हो गया। अब हमारे पास आउटपुट के ऊपर ये 2 पल्स ट्रेन्स भी आ गई। अब ये जो आपका पेयर था जैसे मैंने बताया इसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना है, ये वीसीसी के साथ कनेक्ट हो जाएगा। आउटपुट हमें कनेक्ट करनी है हमारे मोसफेट के साथ। यहाँ पे हम जो मोसफेट यूज़ कर रहे हैं IRF Z44, ये मोसफेट हम यूज़ करेंगे। देखेंगे इस मोसफेट को यूज़ करके एक इन्वर्टर की वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी जिसमें आईसी मैंने यूज़ नहीं किया था, डायरेक्ट उसके साथ मैंने इन्वर्टर बनाया था, वो भी आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो इस बार आईसी यूज़ करके बना रहा हूँ। तो मोसफेट का सिंबल हम यहाँ पे पहले बना लेते हैं। मोसफेट में भी बीजेटी की तरह 3 टर्मिनल्स होते हैं, बट यहाँ पे होता है हमारे पास गेट, ड्रेन और सोर्स। इसका सिंबल देखने में कुछ इस तरीके का होता है। ये आपका गेट है, ये सोर्स है और ये ड्रेन है, और ये भी बीच में यहाँ पे कनेक्टेड होता है। इस तरीके का आपका मोसफेट का सिंबल होता है। ऐसे ये कोरम बनाएंगे बिकॉज 2 मोसफेट लगेंगे हमारे। तो ये हमारे 2 मोसफेट बन गए हैं। इसमें भी ये गेट है, ये ड्रेन है और ये सोर्स है। अब ये 2 आउटपुट्स हैं, इनको हमें देना है इन गेट्स के ऊपर। तो इसको हम कनेक्ट कर देंगे ये वाया 1 रजिस्टर गेट के साथ, यहाँ पे भी वाया 1 रजिस्टर इस गेट के साथ। दोनों यहाँ से जो हमारे पास स्क्वायर वेव सिग्नल्स मिले थे वो हमने इन मोसफेट्स को यूज़ कर दिए। ये मोसफेट्स अब काम कर रहे हैं एज अ ड्राइवर। यहाँ पे इस पल्स ट्रेन को ड्राइव करेंगे ये ट्रांसफार्मर तक। ये ड्राइवर, ये आपका जनरेटर सेक्शन हो गया, पल्स जनरेटर है, और ये ड्राइवर सेक्शन है। अब इसके बाकी के जो कनेक्शन होंगे वो होंगे एक ट्रांसफार्मर के साथ। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे जो वो है एक 12012 का ट्रांसफार्मर। ये हमारे पास ट्रांसफार्मर बन गया 12 0 12, और यहाँ पे ये 220 वोल्ट।
अब इसका जो हमारा ड्रेन वाला टर्मिनल है वो कनेक्ट होगा इस ट्रांसफार्मर की इस 12 वाली पिन के साथ। यहाँ पे कनेक्ट हो गया। इस तरफ का भी जो ड्रेन है ये भी कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ये हमारे कनेक्शंस हो गए हैं। अब हमारे पास जो सोर्स है, सोर्स वाला टर्मिनल कनेक्ट होता है ग्राउंड के साथ। यहाँ पे भी हमने एक ग्राउंड बनाया था, तो ये कॉमन ग्राउंड रहेगा, तो यहीं से मैं पिक कर लेता हूँ। ये हमारा सोर्स यहाँ पे कनेक्ट हो गया। इसके लिए चलो यहाँ पे मैं ग्राउंड बना दिया, यहाँ पे मैं सिंबल बना देता हूँ ग्राउंड का, ताकि डायग्राम में ज़्यादा लाइंस ना हो, आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल रहे। तो सोर्स को यहाँ से मैंने ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया। अब हमें इसके साथ पावर कनेक्ट करनी है बैटरी से, बैटरी लगानी है, जिससे सारा हमारा जो इन्वर्टर का टास्क है वो चलेगा। अब बैटरी जो लगेगी, यहाँ पे जगह थोड़ी सी मेरे पास कम हो गई है, कोई बात नहीं, आप समझ सकते हैं। तो बैटरी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। यहाँ पे 12 वोल्ट डीसी मैंने लिख दिया है। यहाँ पे 12 वोल्ट का हमारा ये सोर्स है, जिसका ग्राउंड यहाँ पे है। इसको आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। ये पॉजिटिव है और ये ग्राउंड है, ये 12 वोल्ट आ रहा है हमारे पास। तो ये 12 वोल्ट कनेक्ट होगा डायरेक्टली इस आपके ज़ीरो वाले टर्मिनल के साथ। यहाँ पर इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे कनेक्ट हो गया। प्लस हमारे पास यहाँ पे ये 14 नंबर पिन भी थी, जिसको हमने VCC देनी है। तो यहाँ पे भी हम एक रजिस्टर लगा के यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। इन रजिस्टर्स की वैल्यू आप 330 ओम रख सकते हो। जस्ट प्रोटेक्शन रजिस्टर्स हैं ये, बिकॉज जो अगर करंट में कुछ फ्लक्चुएशंस हो तो उसको ये कंट्रोल कर सके। अदरवाइज इसके बिना भी सर्किट चल सकता है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको रजिस्टर्स लगाना है और 330 का ही लगाना है, आप 220 भी लगा सकते हो, बट यहाँ पे मैं 330 यूज़ कर रहा हूँ। तो ये आपका बेसिकली इन्वर्टर का सर्किट हमारा बन गया है। अब हम इस इन्वर्टर सर्किट को प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि इस तरीके से वर्क कर रहा है या फिर नहीं। गाइस, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए ये सारे कंपोनेंट्स मेरे पास हैं। यहाँ पे ये 4047 IC है, जिसके साथ ही एक IC बेस है, जिसको मैं IC को डायरेक्ट सोल्डर नहीं करूँगा, IC बेस पे लगाऊंगा। कुछ टर्मिनल ब्लॉक्स हैं जिनको मैं ट्रांसफार्मर और बैटरी कनेक्ट करने के लिए यूज़ करूँगा। ये हमारे पास IRF Z44 MOSFETs हैं, 104 कैपेसिटर एंड 1 मेगा ओम का ये पोटेंशियोमीटर। इन सबको मैं इस जनरल पर्पस PCB के ऊपर लगाऊंगा, जैसा कि हर वीडियो में मैं कहता हूँ। सोल्डरिंग करूँगा और फाइनल सर्किट बना के आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा कि ये प्रॉपर वर्क कर रहा है या फिर इसमें कुछ कमी है। तो चलिए जल्दी से इन कंपोनेंट्स को लगा के मैं इसको सोल्डर करके कंप्लीट PCB रेडी कर लेता हूँ। सोल्डरिंग के बारे में अगर आप सीखना चाहते हैं तो सोल्डरिंग की मेरी ऑलरेडी वीडियोस अवेलेबल है कि कैसे कंपोनेंट्स को PCB के ऊपर लगाना है, सोल्डरिंग करनी है, ट्रैक्स बनाने हैं। अब वो वीडियोस देख सकते हैं, मैं उनके लिंक्स हैं जो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए जल्दी से मैं इसको पूरा कर लेता हूँ। तो गाइस, यहाँ पे मैंने ये सर्किट बना के कंप्लीट कर लिया है। इसमें मैंने ट्रांसफार्मर के लिए ये टर्मिनल ब्लॉक्स लगा दिए हैं और बैटरी के लिए इस साइड पे कनेक्शन आ गया है। हमारा जो IC था 4047 यहाँ पे लग गया है। इसके अलावा एक कैपेसिटर और वेरिएबल रजिस्टर आ गया है। रेस्ट हमारे पास जो 2 MOSFET थे हमारे, वो ये कनेक्ट हो गए हैं। तो इनके सारे कनेक्शंस मैंने इस साइड को बना लिए हैं। इस बार मैंने ट्रैक्स थोड़े से मोटे बनाए हैं ताकि करंट अच्छे से फ्लो हो सके। तो ये सर्किट हमारा रेडी है। तो चलिए अब इसकी फाइनल टेस्टिंग करते हैं और एडजस्टमेंट्स जो होने वाली हैं, जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ पे जो मैंने वेरिएबल लगाया है इसको हम सेट करेंगे, बिकॉज़ इसकी जो वैल्यू है वो हमें डिफ़ाइन करनी है कि हमें 50 या 60 हर्ट्ज़ जितनी भी चाहिए उसके अकॉर्डिंगली इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो इसको यहाँ से रोटेट करके हम सेट करेंगे। साथ में हम एक ऑसिलोस्कोप कनेक्ट करके चेक करेंगे कि प्रॉपर स्क्वायर वेव जो आ रही है उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है। तो इसकी फ्रिक्वेंसी सेट करेंगे। आफ्टर दैट ट्रांसफार्मर कनेक्ट करके आउटपुट चेक करेंगे। तो चलिए इसका टेस्टिंग और ये कैलिब्रेशन का पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, कैलिब्रेशन और टेस्टिंग के लिए यहाँ पे मेरे पास ये ऑसिलोस्कोप है। इसकी एक ये प्रॉब है जो मैंने कनेक्ट करी हुई है।
दैन इसके अलावा मेरे पास एक 12 वोल्ट की बैटरी है, नॉर्मल यूपीएस बैटरी है 7Ah वाली, और ये हमारा सर्किट इसको हमें चेक करना है। तो यहाँ पे मैंने बैटरी के लिए ये क्लिप्स लगा लिए हैं, 2 वायर्स यहाँ पे कनेक्ट कर दिए हैं। तो चलिए अब इस सर्किट को पावर दे के देखते हैं और चेक करते हैं कि इसके पर कितनी फ्रिक्वेंसी आ रही है और उसको हम एडजस्ट करते हैं। तो ये ग्राउंड कनेक्ट कर दिया मैंने और ये पावर के साथ कनेक्ट कर दिया है। बैटरी को थोड़ा सा मैं साइड कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि सर्किट भी आपको मैं दिखा सकूँ साथ साथ में। तो ये हमारा सर्किट था। अब प्रॉब के साथ जो इसकी आउटपुट पिन्स हैं, इनके ऊपर पहले फ्रिक्वेंसी चेक करते हैं कितनी आ रही है। ये 2 आउटपुट पिन्स थी जहाँ पे हमने रजिस्टर लगा रखा है। इसके साथ में अगर यहाँ पे मैं प्रॉब टच करूँ, ये नॉइस आ रही है बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले तो हमें प्रॉब का जो ग्राउंड है उसको भी बैटरी के ग्राउंड या फिर हमारे सर्किट का जो ग्राउंड है उसके साथ कनेक्ट करना है। तो ये मैं कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने बैटरी के ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया। अब दोबारा चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 7.14 किलोहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी इस टाइम जनरेट हो रही है। यहाँ पे आपके पास लिखा आ रहा है। दूसरी पिन पे अगर हम चेक करें तो यहाँ पे भी आपको अप्रॉक्सीमेटली इतनी मिल रही है, 6.94 किलोहर्ट्ज़ है यहाँ पे। तो इनको पहले तो रिड्यूस करके हमें 50 या 60 हर्ट्ज़ जो हमें चाहिए वहाँ तक लेके आना है। तो उसके लिए तो मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट करके रखता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इस पोटेंशियोमीटर को जो हमने लगाया था 1 वेव ओम का, इसको हम रोटेट करके कम करते हैं। देखते हैं यहाँ पे मैंने कम किया है तो फ्रिक्वेंसी यहाँ पे कम हो रही है, लोडिंग पे है। और ये देखिए ये 46 हर्ट्ज़ पे आ गई है। थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं, 54, थोड़ा कम करते हैं, 39, 40 ज़्यादा कम हो गई है, 53 हर्ट्ज़। इसलिए इतना चल जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली जितना हमें चाहिए था वहाँ हमें मिल गया और ये प्रॉपर स्क्वायर वेव जनरेट हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑसिलोस्कोप पे आपको प्रॉपर स्क्वायर वेव मिल रही है। दूसरे टर्मिनल पे चेक करते हैं। यहाँ पे 53.9 और पहले वाले पे 54.2। तो जो फ्रिक्वेंसी हमें चाहिए थी अप्रॉक्सीमेटली वो हमने ऑब्टेन कर ली है। अब इसके साथ हम ट्रांसफार्मर कनेक्ट करके इसकी आउटपुट चेक कर सकते हैं कि कितनी आ रही है। तो चलिए ऑसिलोस्कोप को मैं साइड पे रख देता हूँ क्योंकि इसका काम पूरा हो गया है। अब हम ट्रांसफार्मर कनेक्ट करते हैं और मल्टीमीटर पे पहले उसकी आउटपुट चेक करते हैं कि कितनी आ रही है। तो गाइस यहाँ पे अभी मेरे पास ये 12 5 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है जिसको मैं इसके साथ कनेक्ट करके यूज़ करूँगा। इसकी प्राइमरी है जहाँ से हम इसकी आउटपुट लेंगे और ये सेकेंडरी जिसको हम अपने सर्किट में कनेक्ट करेंगे। तो चलिए इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। मेरे पास यहाँ पे 3 पिन वाला कनेक्टर नहीं था तो मैंने 4 पिन वाला यूज़ किया है और सेंटर के जो 2 पॉइंट्स हैं उनको मैंने आपस में कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंटर में ये 2 पॉइंट्स को मैंने कनेक्ट किया हुआ है। तो दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकता हूँ। और ये अगेन 12 वाला, इसको भी हम यहाँ पे टाइट कर देते हैं। तो ये हमारा ट्रांसफार्मर कनेक्ट हो गया है। इसको मैं उल्टा रख देता हूँ ताकि ये जो आउटपुट है अब हमें क्लियरली मिल जाए। तो अभी हम मल्टीमीटर लगा के इस आउटपुट पे वोल्टेज चेक करेंगे। तो वोल्टेज टेस्टिंग के लिए मेरे पास ये TrueRMS डिजिटल मल्टीमीटर है, इसको मैं यूज़ करूँगा। ये हमारी जो सेकेंडरी वोल्टेज थी ट्रांसफार्मर की, तो इसको हम मल्टीमीटर की प्रॉब के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ये इस मल्टीमीटर की प्रॉब्स हैं जिनके आगे ये क्रोकोडाइल क्लैंप्स लगे हुए हैं। तो इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। एक आउटपुट यहाँ पे कनेक्ट हो गई और जो दूसरी आउटपुट थी वो यहाँ पे कनेक्ट हो गई है। तो इसको मैं साइड पे कर देता हूँ थोड़ा ताकि व्यू क्लियर रहे आपका। ये मैंने इस साइड कर दिया है और ये हमारा सर्किट है। अभी मैं बैटरी से पावर देता हूँ। इस वायर को मैं बैटरी पावर के साथ कनेक्ट करता हूँ और मल्टीमीटर को पहले हम ऑन कर लेते हैं। मल्टीमीटर ऑन है और ये AC वोल्टेज और 750 की रेंज के ऊपर सेट है। इसको मैं कनेक्ट करता हूँ। देख सकते हैं बैटरी के साथ कनेक्ट होते ही यहाँ पर ये 208 वोल्ट AC दिखा रहा है। यहाँ पे AC लिखा आ रहा है, आप देख सकते हैं। और ये 208 वोल्ट यानी कि हमारा ये जो इन्वर्टर सर्किट है ये
208 वोल्ट AC निकाल रहा है, जिसकी फ्रिक्वेंसी हमने अभी सेट करी थी 54 हर्ट्ज़, यानी कि हमारा इन्वर्टर प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो चलिए अब इसके साथ एक लोड भी कनेक्ट करके देख लेते हैं कि ये लोड को ड्राइव कर रहा है। अगर ड्राइव कर रहा है तो उसके साथ वोल्टेज के ऊपर कोई इफेक्ट होता है या फिर नहीं। तो गाइस लोड के लिए मैंने यहाँ पे ये बल्ब होल्डर कनेक्ट कर लिया है, और इसकी जो ये वायर थी मैंने अपने ट्रांसफार्मर की आउटपुट के साथ वहीं पे कनेक्ट कर दी है जहाँ पे मल्टीमीटर कनेक्टेड था। तो अभी टेस्टिंग के लिए मेरे पास यहाँ पे 2 बल्ब हैं। एक तो ये मेरे पास नॉर्मल छोटा बल्ब है जो कि 15 वाट का होता है, इसके ऊपर लिखा भी होगा, पढ़ सकते हैं, ये लिखा हुआ है, ये 15 वाट का है। और इसके अलावा दूसरा मेरे पास है जो ये 100 वाट का बल्ब है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप, ये 100 वाट है। गाइस बहुत सारी वीडियोस में आपको LED बल्ब ऑन करके दिखा देते हैं कि हमारा इन्वर्टर चल रहा है, बट गाइस LED को चलने के लिए बहुत कम करंट चाहिए होता है। तो कोई सिंपल इन्वर्टर जैसा कि मैंने पहली वीडियो में बनाया था विदाउट IC, वो भी LED बल्ब को ड्राइव कर सकता है, और उसने किया भी था। बट एक्चुअल जो इन्वर्टर का काम है, इन्वर्टर की पावर है, वो ऐसे बल्ब के साथ पता चलती है कि वो इनको प्रॉपर जला पा रहा है या फिर नहीं, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट बल्ब हैं, इनकी जो इंटेंसिटी होगी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये 15 वाट वाला कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे कनेक्ट करके इसको मैं यहीं पे रख देता हूँ ताकि आपको आउटपुट भी प्रॉपर दिखाई दे। तो ये मैंने यहाँ पे रख दिया है। बैटरी को कनेक्ट करते हैं, देखते हैं बैटरी कनेक्ट करी हमने, और ये जो 15 वाट वाला बल्ब है ये प्रॉपर अपनी फुल इंटेंसिटी के साथ चल रहा है, जैसा कि AC सॉकेट में लगाने से चलता है वैसा ही चल रहा है। बट जो मल्टीमीटर पे हमारी वोल्टेज है वो 208 से कम होकर 188 पे आ गई, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप हमारा हुआ है। वोल्टेज ड्रॉप हुआ है यानी कि इसकी इंटेंसिटी माइनर कम है, जो हमें देखने में पता नहीं लग रही है। ये इस टाइम 188 या 187 वोल्ट के ऊपर चल रहा है, हमारी 220 वोल्ट से कम होकर इतनी हो गई है। स्टिल काफ़ी अच्छी रोशनी दे रहा है, प्रॉपर चल रहा है। तो इसको यहाँ पे हम रख देते हैं, बैटरी को डिस्कनेक्ट करते हैं और 100 वाट वाला लगा के देखते हैं। जैसा मैंने पहले बताया था कि ये इन्वर्टर अप्रॉक्सीमेटली 60 वाट का होता है जो हमने बनाया है, तो स्टिल 100 वाट को मेरे अकॉर्डिंगली प्रॉपर्ली ड्राइव नहीं कर पाएगा ये। फिर भी हम डेमो करते हैं, चेक करते हैं इस 100 वाट के बल्ब के साथ। तो इसको मैं यहाँ पे रख के ऑन करता हूँ। ये 100 वाट का बल्ब इसने ऑन तो कर दिया और अच्छी इंटेंसिटी भी है, बट स्टिल ये इसकी पूरी इंटेंसिटी नहीं है। अगर आप वोल्टेज देखें तो 116 वोल्ट के ऊपर ये चल रहा है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली हाफ वोल्ट है, जितना चाहिए 220 चाहिए 116 है, 115.6 आ गया है। तो पूरे के पूरे 100 वोल्ट्स कम है इसके लिए चलने के लिए, स्टिल ये काम कर रहा है। अगर आप इसकी रेशियो निकालें तो अराउंड 60 to 70% ये 60% अप्रॉक्सीमेटली चल रहा है, 60% वोल्टेज है इसकी, यानी कि वही हमारा 60 वाट तक प्रॉपर चलेगा। अगर आप 60 वाट का बल्ब लगाएंगे वो यहाँ पे अच्छे से चल सकता है। 15 वाट वाले ने थोड़ा सा ड्रॉप किया था और ये 100 वाट वाला काफ़ी ड्रॉप कर रहा है। इस ड्रॉप का जो मेन रीज़न होता है वो इसका फीडबैक, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे कोई भी कंट्रोल सर्किट या फिर फीडबैक सर्किट नहीं है जो पूरे सिस्टम को बता सके कि वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, लोड है, तो वोल्टेज को इंक्रीज़ किया जाए। तो इसलिए जो इन्वर्टर सर्किट्स बनते हैं उनमें माइक्रो कंट्रोलर्स भी होते हैं। एक फीडबैक सर्किट होता है जो माइक्रो कंट्रोलर को बताता है कि वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, लोड कनेक्ट हुआ है, तो वोल्टेज को इंक्रीज़ किया जाए। तो बैक साइड से जो कंट्रोल सर्किट्स हैं वो इंक्रीज़ करते हैं और आपकी इंटेंसिटी भी पूरी रहती है और वोल्टेज भी पूरी रहती है। गाइस यहाँ पे एक और चीज़ है जो अक्सर मेरे से पूछी जाती है, कमेंट्स मैंने बहुत सारे देखे हैं, मेरे पुराने इन्वर्टर वाली वीडियो पे भी आए थे कि इस इन्वर्टर के साथ अगर हम एक 9 वाट का LED बल्ब लगाएं या फिर कोई भी लोड लगाएं तो उसको ये कितनी देर तक ड्राइव कर सकता है एक बैटरी के ऊपर। तो गाइस उसका भी मैं आपको एक प्रैक्टिकली एग्जांपल के साथ बताऊंगा। यहाँ पे मैंने ये 50 वाट का बल्ब कनेक्ट किया है और एक और मल्टीमीटर यहाँ पे ऐड कर लिया मैंने, जिसको मैंने करंट पे सेट किया हुआ है। यहाँ पे मैंने 10 एम्पियर्स पे सेट किया है और इसकी जो ये प्रॉब्स हैं इनको मैं बैटरी के सीरीज़ में कनेक्ट कर दूँगा। तो सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे तो जो लोड पड़ रहा होगा, जितना करंट ड्राइव हो रहा होगा, वो मल्टीमीटर के ऊपर शो होगा। तो उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये बैटरी इस बल्ब को कितनी देर तक जला सकती है। तो चलिए कनेक्ट करते हैं, एक बार ऑन करते हैं। तो मैंने 15 वाट का बल्ब ऑन किया है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.78 एम्पियर, मतलब कि 1 एम्पियर से भी कम ये ड्रॉ कर रहा है। यानी कि अगर 7Ah की बैटरी है, अगर 1 एम्पियर भी करंट ड्रॉ होता तो ये 7 घंटे तक इस बल्ब को चला सकता था। तो यहाँ पे तो 7.78 ड्रॉ हो रहा है। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 9-10 घंटे तक तो ईजिली इस बल्ब को ये इन्वर्टर चला सकता है सिंगल बैटरी के साथ। तो गाइस इस बात का भी अब आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, इजीली कैलकुलेट आप कर सकते हैं कि एक 9 वॉट का अगर आप एलईडी बल्ब लगाते हैं तो वो अप्रॉक्सीमेटली इससे भी ज़्यादा देर चलेगा, उसका करंट कंजप्शन और भी कम होगा। वो आराम से आपका 12-13 घंटे 14 घंटे तक चल सकता है एक बार बैटरी को चार्ज करके। तो गाइस इस तरीके से ये इन्वर्टर्स काम करते हैं। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको लगता है कि इन वीडियोस में मैं कुछ इम्प्रूव कर सकता हूं तो वो भी आप ज़रूर बताइएगा। मैं ट्राई करता हूं कि हर कमेंट का मैं पर्सनली रिप्लाई करूं। और बहुत सारे मेरे को कमेंट्स आते हैं जिनमें मेरा कॉन्टैक्ट नंबर या फिर कुछ और कॉन्टैक्ट का तरीका पूछ रहे होते हैं कि कैसे वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो गाइज़ अब आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम की जो आईडी है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा इस सर्किट के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आप इसे बनाना चाहें तो बड़े आराम से बना सकते हैं। और जो भी मैंने कंपोनेंट्स लगाए हैं सेम वही लिंक दूंगा, जो सर्किट सेम है आप सेम बनाएंगे तो डेफिनेटली ज़रूर चलेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको मैंने कुछ गड़बड़ करके कुछ चला के दिखा दिया हो। अगर आप प्रैक्टिकली खुद भी बनाएंगे ऐसा सेम सर्किट तो डेफिनेटली सेम आपको भी रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता हूँ कि सर्किट में आपको दिखाया कुछ और बाद में आउटपुट पे कुछ और बना के चला दिया। बिकॉज ये चीज़ें पॉसिबल हैं, करने को कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं 220 वोल्ट एसी भी पूरी कर सकता था वीडियो में। बहुत तरीके होते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि सर्किट में मैंने क्या गड़बड़ करी या कुछ चेंज किया या फिर पावर कहीं और से दे दी मैंने, वोल्टेज पूरी कर दी। बट स्टिल ऑनेस्टली जो भी मैंने किया, जो भी आपको सर्किट दिखाया, ये 100% जेन्युइन था। जो सर्किट मैंने बनाया है उसी की आउटपुट आपने अभी देखी है। तो आप खुद ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली आपको सेम आउटपुट मिलेगी। उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। इससे आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। मैं आपसे मिलूंगा अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, स्टे सेफ, थैंक यू।